हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपना टॉपिक कर रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इसमें हमने 3 कंपोनेंट्स करने थे। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और आज हम करेंगे इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। सो बेसिकली इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन का मतलब होता है कि कितने अमाउंट में जो वाटर है प्लांट्स को दिया जाए एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब उनको कब चाहिए और कब हम उनको देंगे, दैट इज़ इरिगेशन। सो बेसिकली क्या होता है, 2 फैक्टर्स हैं जो इरिगेशन को अफेक्ट करते हैं। दीज आर क्रॉप बेस्ड इरिगेशन एंड सॉइल बेस्ड इरिगेशन। क्रॉप बेस्ड इरिगेशन क्या होता है, जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनको डिफरेंट अमाउंट में वाटर चाहिए होता है। किसी को लेस अमाउंट वाटर चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, तो these affect the irrigation. For example, here paddy requires large amount, whereas wheat and cotton requires less amount of water. Next is soil based irrigation. It also depends on the nature of the soil. अगर तो वो सैंडी सॉइल है उसको frequent irrigation चाहिए, clay soil को less irrigation चाहिए. So these both factors affect the irrigation. So question arises, why sandy soil needs frequent irrigation? The main reason यही है कि जो sandy soil है उसकी जो water holding capacity है बहुत कम है, इसलिए उसको frequent irrigation चाहिए. And second question arises, why clay soil need less frequent irrigation? Because जो clay soil है उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है लॉन्गर टाइम के लिए, सो उसको इतना कम ही चाहिए फ्रीक्वेंट इरिगेशन, मतलब उसको ज़्यादा इरिगेशन नहीं चाहिए, लेस फ्रीक्वेंट इरिगेशन चाहिए. सो कुछ सिस्टम्स है इरिगेशन के, कैसे हम जो वाटर है वो प्लांट्स को दे सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं. सो दीज आर वेल्स. तो वेल्स जो होते वो डिवाइड आगे हो रहे हैं डग वेल्स में एंड ट्यूब वेल्स में. देन इज कैनाल सिस्टम, river lift and river valley, irrigation from tanks and receivers, drip irrigation, and last is sprinkler irrigation. So wells क्या होते हैं? वेल्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ग्राउंड में हम डग कर मतलब बनाया जाता है ड्रग करके या उसको ड्रिल करके, ताकि हम यूजली ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कलेक्ट कर सकें. सो आप यहाँ पे देखिए डग वेल्स क्या होते हैं, एक ओपन वेल्स होते हैं जिसमें एक बकेट लगी होती है, हम थ्रू बकेट वाटर बाहर निकाल सकते हैं. जो ये वाली वेल्स होते हैं ना, ये ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनमें जो वाटर है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है. नेक्स्ट है ट्यूब वेल्स मोस्टली प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, लोगों की एग्रीकल्चर फील्ड्स में लगे होते हैं, ये थ्रू इलेक्ट्रिसिटी रन करते हैं एंड दीज आर लॉन्ग लास्टिंग. नेक्स्ट इज कैनाल सिस्टम एक आर्टिफिशियल सिस्टम है जो बनाया जाता है थ्रू वी कैन यूज़ स्टोन और ब्रिक्स, हम साइड में उसको लगा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कलेक्ट कर लें. और जो ये वाटर है वो कहाँ से आता है? थ्रू रिवर्स, टैंक्स एंड रिसीवर्स. मेनली जो ये कैनाल सिस्टम है हम वहाँ पे लगाते हैं, वहाँ पे ये ब्रिक्स वगैरह लगाते हैं जहाँ पे ड्रॉट हो, वाटर की कमी हो. नेक्स्ट इज़ रिवर लिफ्ट एंड रिवर वैली. नाउ जो ये रिवर लिफ्ट सिस्टम है इसमें क्या होता है कि जो वाटर है हम डायरेक्टली रिवर से लेते हैं और ये उन एरियाज़ में लगाए जाते हैं जहाँ पे कैनाल की जो सिस्टम है हम नहीं यूज़ कर सकते, जहाँ पे हम ब्रिक्स वाला सिस्टम नहीं यूज़ करते, वहाँ पे हम रिवर लिफ्ट सिस्टम यूज़ करते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ रिवर वैली सिस्टम. रिवर वैली में क्या होता है, ड्यूरिंग रेनी सीजन वी कलेक्ट वाटर, ठीक है, एक चैनल सा बन जाता है, एक नैरो डैम वी कैन से, एक चैनल बन जाता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो रिवर वाटर है ना उसको कलेक्ट करके रखते हैं एंड देन वी यूज़ दैट वाटर फॉर फर्दर यूज़. नेक्स्ट इज़ इरिगेशन फ्रॉम टैंक्स एंड रिसीवर. बेसिकली दिस इज़ समवट सेम. इसमें क्या होता है, हम एक होल कर लेते हैं, वी कैन से लाइक होल, एंड जब वो रेन वाटर आता है तो उसमें कलेक्ट हो जाता है एंड देन वी यूज़ दैट वाटर वेयर ड्रॉट इज़ देयर, और वी कैन यूज़ फॉर pisciculture और लाइक समथिंग लाइक फायर. अगर फायर हो जाए तो ये वाटर यूज़ कर सकते हैं. मेनली जो ये वाले टैंक्स एंड रिसीवर हम हिली एरियाज़ में यूज़ करते हैं.
हिली एरियाज में बनाते हैं एंड दीज ऑल्सो हेल्प इन रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज कर देते हैं। नेक्स्ट इज ड्रिप इरिगेशन। अब इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, पाइप्स में ना कुछ होल्स बना देते हैं ताकि जो वाटर है ड्रॉप वाइज रूट्स को मिल जाए। दिस इज़ द ड्रिप इरिगेशन। इसमें क्या होता है, एकदम से वाटर नहीं आता, दिस इज़ ओनली ड्रॉप बाय ड्रॉप मेथड, कि रूट्स को जितना अमाउंट में वाटर चाहिए वो मिलता रहेगा एट द रेगुलर इंटरवल्स। नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर इरिगेशन। दिस इज़ समवट लाइक आर्टिफिशियल रेनफॉल बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो वाटर है थ्रू स्प्रेज मशीन्स आती है, उनके थ्रू पूरे फील्ड को मिलता है और थ्रू सॉइल ऑल्सो, सॉइल को भी मिलता है एट द रेगुलर इंटरवल्स। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। इससे क्या होता है, एक तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो इम्प्रूव होता है, क्रॉप्स की ईल्ड इम्प्रूव होती है, सॉइल को मॉइस्चर मिलता रहता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो अच्छी होती है और बेसिकली हमारी जो क्रॉप्स है वो अच्छे से ग्रो कर पाती है कि उनको रेगुलर इंटरवल्स में वाटर मिलता रहता है। व्हाट आर द डिसएडवांटेज। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या होंगी, देखो जो हमने चैनल्स बनाए थे अगर उसमें कुछ लीकेज हो जाती है या जो पाइप हमने फिट किया है उसमें ज़्यादा लीकेज हो जाती है तो वाटर एकदम से फ्लो कर जाएगा जो कि सॉइल को ख़राब कर जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, वाटर ज़्यादा फ्लो कर गया तो कुछ मॉस्किटोज बोर्न हो जाएंगी तो दैट कैन कॉज अ डिजीज़ लाइक मलेरिया। इससे क्या होता है कि एक जो टेम्परेचर में चेंजेस हो जाते हैं, ज़्यादा वाटर से जितनी क्रॉप को हमने टेम्परेचर देना था वो थोड़ा सा हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, टेम्परेचर हाई लो हो जाता है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन। अब इसकी हमें क्या ज़रूरत है, देखो जो हम वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज़ टू द सॉइल, ताकि सॉइल जो है वो मॉइस्चर रहे एट द रेगुलर इंटरवल्स, जितना वाटर उनको चाहिए प्लांट को या सॉइल को देयर इंटरवल्स मिलता रहे। और थ्रू इरिगेशन जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी सॉइल को प्रोवाइड होते रहते हैं। इससे क्या होता है कि जो रूट्स हैं, प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट इज़ वाटर एगमेंटेशन। बेसिकली एगमेंटेशन का मतलब होता है रिचार्ज। जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज कैसे होता है, दो मेथड्स हैं। फर्स्ट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या किया जाता है कि जो रेन वाटर है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं एंड फॉर फर्दर यूज़ हम उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ वाटर शेड मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि हम कुछ डैम्स बना लेंगे, जब हम डैम्स बना लेंगे तो वाटर उसमें कलेक्ट कर लेंगे, फिर जब पानी की ज़रूरत होगी तब हम वो वाला वाटर यूज़ करेंगे। दिस इज़ थ्रू डैम्स। सो नेक्स्ट टॉपिक हियर इज़ क्रॉपिंग पैटर्न्स। अब क्रॉपिंग पैटर्न्स का मतलब क्या होता है कि हमने क्रॉप को किस पैटर्न में ग्रो करवाना है। सो देयर आर 3 पैटर्न्स दैट आर मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड द क्रॉप रोटेशन। सबसे पहले आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग नेम से क्लियर है, दैट मीन्स मल्टीपल क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है, हम 2 से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करवाते हैं सेम लैंड में, वो भी एक ही ग्रोइंग सीज़न, जो सीज़न चल रहा है उसी सीज़न में ग्रो करवाते हैं। कुछ एग्जांपल्स दी हुई है वो आप देख लेना। नेक्स्ट इज़ हम जब मिक्स क्रॉपिंग करवा रहे हैं तो उसमें हमने क्रॉप्स की सिलेक्शन, मतलब कौन सी क्रॉप्स को लेकर ग्रो करवाना है। सो कुछ पॉइंट्स हैं वो ये है कि एक क्रॉप का जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग होना चाहिए दूसरी क्रॉप से, एक क्रॉप बड़ी होनी चाहिए दूसरी क्रॉप से, एक क्रॉप को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए दूसरी क्रॉप से। तो जो उनके जो वाटर रिक्वायरमेंट्स है, टेम्परेचर है वो डिफरेंट होने चाहिए। और स्ट्रक्चर, एक प्लांट जैसे उसकी लीफ का स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए दूसरे से, या टॉल होनी चाहिए, मतलब दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। एडवांटेज क्या है इससे, देखो हम अगर क्रॉप को 2-3 क्रॉप इकट्ठी ग्रो करवा रहे हैं तो पहली एडवांटेज तो ये होगी कि प्रोडक्टिविटी हाई होगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, पैथोजन एंड पेस्ट दोनों ग्रो करेंगे, सो वो दोनों एक दूसरे को किल कर देंगे तो हमारी जो क्रॉप है वो ख़राब नहीं होगी।
और जितना इनको न्यूट्रिएंट चाहिए वो भी मिल जाएगा और हमें भी कम लेस न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इन तक नाइट्रोजन की जो सप्लाई है वो ईज़िली और ज़्यादा हो जाएगी और जो रूट्स हैं इनके वो प्रॉपरली ग्रो करेंगे और सॉइल का स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो जाएगा। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेज? अगर पैथोजेंस एंड पेस्ट बहुत सारी ग्रो कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है उनमें से क्या होगा, कंपटीशन ज़्यादा होएगा, वो न्यूट्रिएंट्स के लिए एक दूसरे से फाइट करेंगे, तो कुछ क्रॉप्स ख़राब भी हो सकती हैं इनकी वजह से। इनके जो ग्रोइंग रेट्स हैं वो डिफ़र कर सकते हैं और इसमें और क्या हो सकता है कि हमें एक स्पीसीज़ मतलब एक एक क्रॉप को अच्छे से ध्यान से टाइम टू टाइम मॉनिटर देखना पड़ेगा कि वो ख़राब तो नहीं हो रही दूसरी क्रॉप की वजह से। These are some more advantages of mixed croppings, like I have said earlier, that is productivity of farmland, increase the profits of the farmers and increase the productivity of the farmer. Next is intercropping. इंटरक्रॉपिंग भी एक तरह की मल्टीपल क्रॉपिंग है। इसमें क्या होता है, दो से ज़्यादा क्रॉप्स को सेम फील्ड में ग्रो करवाया जाता है। इसके एडवांटेज क्या है, अगर हम इसको सेम फील्ड में ग्रो करवाएंगे तो हमें हायर इनकम मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हमारी दोनों या दो से ज़्यादा क्रॉप्स एक टाइम पे ग्रो हो गई तो हमें क्या मिलेंगी, ज़्यादा क्रॉप्स, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी, राइट। और इसमें क्या होता है कि क्रॉप के ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं, सॉइल फर्टिलिटी रहती है और जो हमारा सॉइल रन ऑफ होता है, दैट मीन्स जो कुछ भी लॉस हो रहा है, वाटर लॉस, वो कम होता है। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग। क्या क्या होता है इसमें, एक तो उनको ग्रोथ उनकी अच्छी होती है, उनको लाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर उनके जो होते हैं वो अच्छे से यूज़ हो जाते हैं। वीड्स कम से कम ग्रो करते हैं और ये जो प्लांट्स होते हैं ये डिजीज़ फ्री होते हैं। इनकी जो ईल्ड्स होती हैं वो हायर होती है, सॉइल को फर्टाइल करती है, सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करती है। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग? अब डिसएडवांटेज क्या है कि जो ईल्ड है वो डिक्रीज़ भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर इनकेस उनकी क्रॉप ख़राब हो जाए थ्रू कॉम्पिटिटिव एबिलिटीज़, दैट मीन्स कंपटीशन रहेगा, कंपटीशन की वजह से अगर एक क्रॉप ख़राब हो जाती है तो जो इनकी ईल्ड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि जो इनके इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जो हम उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी कई बार अच्छे से यूज़ नहीं हो पाते। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की यूज़ करनी पड़ती, ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन की यूज़ करनी पड़ती है और कुछ हार्वेस्टिंग भी इसकी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। नेक्स्ट इज़ क्रॉप रोटेशन। अब ये क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि हमने डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करवाना है एक सेम एरिया में, राइट। इसमें क्या होता है, ऐसे करने से उन पे न्यूट्रिएंट्स भी कम प्रोवाइड होंगे और जो वीट प्रेशर होता है वो भी कम होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन, जो क्रॉप रोटेशन है वो 3 टाइप्स की है, 1 year रोटेशन, 2 year रोटेशन एंड 3 years रोटेशन। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन। इसके एडवांटेज क्या हो सकती है? सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो गई, क्रॉप की ईल्ड इंक्रीज़ होगी, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, सॉइल इरोजन रिड्यूस हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, डिजीज़ फ्री हो रहे हैं, तो मतलब पेस्ट एंड डिजीज़ है वो कम हो रहे हैं और जो वीड्स हैं, बेसिकली वीड्स भी नो ना, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, वो कम से कम हो रही है और जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो रहा है, प्लस जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस हो रहा है। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन? इससे क्या डिसएडवांटेज है? एक तो इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इससे थोड़ा रिस्क भी होता है क्योंकि हमें ज़्यादा इस पर मनी अपने खर्च करने पड़ते हैं, इस पर ज़्यादा वी कैन से दिस इज़ वेरी कॉस्टली बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को प्लांट करना, उनके बारे में सारा कुछ टेम्परेचर सेट करना थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है। और दिस आर दैट्स इट फ्रेंड्स।